आज की मॉनेटरी पॉलिसी। जी हाँ, आरबीआई ने जो पॉलिसी का ऐलान किया है उसमें ब्याज दरें नहीं घटाई गई हैं, जैसा कि बहुत सारे लोग उम्मीद भी कर रहे थे। लेकिन क्या कुछ कहा गया है, अच्छा, और जो कुछ भी कहा गया है उससे बतौर निवेशक आप पर किस तरह का असर पड़ेगा। कर्ज लिया हुआ है, आपके ऊपर लोन है, तो उस लोन की ऊंची ब्याज दरों से आपको राहत कैसे मिलेगी, कब तक मिलेगी। त्योहारी मौसम चल रहा है, ऐसे में हर कोई रेट कट की थोड़ी सी उम्मीद तो कर ही रहा था। तमाम बारीकियों पर चलिए चर्चा शुरू करते हैं। महेंद्र जाजू, सीईओ फिक्स्ड इनकम मिरर एसेट हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अपर्णा रामचंद्रा, फाउंडर डायरेक्टर रेक्टिफाई क्रेडिट हमारे साथ जुड़ गई हैं इस पूरे मसले को समझाने के लिए हमारे साथ। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और महेंद्र सर, जैसे कि पिछली बार भी आपसे बातचीत हुई थी और यही बात सामने निकल कर आई थी कि आरबीआई बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखेगा। जस्ट बिकॉज हमने यूएस में एक रेट कट की शुरुआत होते हुए देखी है, हम भी उसको फॉलो तो करेंगे ही, लेकिन कब करेंगे वो एक सवाल था। और देखिए, जैसे ही वहाँ पे रेट कट हुआ, हमने देखा कि जो ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं वो एक तरह से सर उठाती हुई दिखाई दी है, और कहीं ना कहीं हमारा इन्फ्लेशन जो कि थोड़ा सा स्टिकी दिखाई दे रहा है वो भी एक कंसर्न बनकर सामने आया है आरबीआई के लिए। तो आप आज की पॉलिसी, हालांकि जो स्टैंड है उसमें बदलाव कैसे देखते हैं, आप कैसे समझाएंगे आसान भाषा में आज की पॉलिसी के ऐलान को। आप म्यूट पर हैं शायद सर। सॉरी। अभी जो माहौल है उसमें दो कंसर्न्स उभर कर सामने आती है। एक तो जियो पॉलिटिकल कंसर्न है, तो जैसा हमको पता है कि इसराइल में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट भी थोड़ा सा एस्केलेट हो रहा है। एक कंसर्न है जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, जिसका इम्पैक्ट हो सकता है सप्लाई चेन पे, कमोडिटी प्राइजेस पे। स्पेशली हमने लास्ट 2 वीक्स में देखा कि ऑयल प्राइजेस बहुत ही वोलेटाइल रहे हैं, 10% की रेंज बड़ी आसानी से मूव हो जाती है। तो उसका इम्पैक्ट हमारे इन्फ्लेशन पे कितना आ सकता है या हमारे ट्रेड डेफिसिट पे कितना आ सकता है। और दूसरा है कि इन्फ्लेशन एक बार के लिए नीचे आ चुका है, लेकिन ये कॉमन नॉलेज है कि वो जो इन्फ्लेशन है वो बेस इफेक्ट के कारण है, और अगले महीने में एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन वापस ऊपर जाएगा। तो इस कारण से लोगों को एक उम्मीद नहीं थी कि आज रिजर्व बैंक अपना स्टांस चेंज करेगा और एक न्यूट्रल स्टांस पाया जाएगा। लेकिन ये एक मार्केट के लिए बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज रहा कि आरबीआई ने एक रेट कट की तरफ और एक कदम मार्केट को आगे बढ़ाया। तो ये जो आज आरबीआई ने स्टांस चेंज किया, उसका मतलब बहुत साफ है कि ये अनुमान है आरबीआई का कि जो अभी जो भी अनिश्चितताएं चल है हमारे सामने, जो भी अनसर्टेनिटीज है, उसका जो फाइनल रिजोल्यूशन होगा वो पॉजिटिव साइड में होगा। तो जहां तक इन्फ्लेशन की बात है, इन्फ्लेशन का एक पहलू जो सेंट्रल बैंक्स नॉर्मली देखते हैं कि डाउनसाइड पॉसिबिलिटी कितनी है और उसके साथ साथ अपसाइड रिस्क क्या है। तो गवर्नर साहब ने बहुत साफ तरीके से बताया कि क्या क्या पेन पॉइंट्स है जहां पर कि इन्फ्लेशन को रिस्क है। लेकिन ये एक बहुत हाई कॉन्फिडेंस लगता है कि वो जो समस्याएं हमको दिख रही है उनका जो सॉल्यूशन होगा आगे चल के वो पॉजिटिव साइड पे होगा। इसलिए आज हमने स्टांस चेंज देखा। जो इन्फ्लेशन की एक कंसर्न है, वो कंसर्न अब ये नहीं कि इन्फ्लेशन ऊपर है, बल्कि यहाँ से इन्फ्लेशन वापस ऊपर जा सकता है क्या, यदि फॉर एग्जांपल ऑयल प्राइस जाते हैं। तो आई थिंक आज के पॉलिसी से ये एक बहुत क्लियर हो गया है कि रेट कट्स होंगे। और दूसरी चीज जो आज की पॉलिसी में खास बात थी कि पिछली बार की पॉलिसी में और उसके बाद जितने भी कमेंट आए उसमें रिजर्व बैंक ने ऐसा कोई भी रुख नहीं दिखलाया कि स्टांस चेंज हो जाएगा। तो आज का जो स्टांस है वो चेंज हुआ उम्मीद से बहुत पहले। और मुझे लगता है कि जो रेट कट का भी एक एक्सपेक्टेशन था कि जनवरी मार्च में होगा, आज की डेवलपमेंट का मुझे लगता है कि रेट कट हम शायद दिसंबर में देख लें, यदि सब चीजें अपने पक्ष में चलती रहे। तो मुझे लगता है कि ये आज के स्टांस चेंज के बाद शायद दिसंबर के पॉलिसी तक एक पहला रेट कट की शुरुआत हो जाए। चलिए, काफ़ी हद तक चीज़ें अभी भी हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर एक वेट एंड वॉच स्थिति में महेंद्र सर हमें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आपने कहा कि हो सकता है दिसंबर में हम पहला रेट कट देख लें। कितने का आप रेट कट आंकते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या फिगर होगी आपके मुताबिक? क्या आपको लगता है कि आरबीआई थोड़ा सा अग्रेसिवली 50 पीपीएस तक कटौती की शुरुआत कर सकता है, या हम छोटी शुरुआत करेंगे?
मुझे लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट ही रेट कट होगा और उसमें भी ये हमें साफ करना चाहिए कि जो आज की सिचुएशन है वो बहुत वॉलेटाइल है, बहुत अनसर्टेन है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि अनुमान ये है कि जो आज की अनसर्टेनिटी जब रिजॉल्व होगी, जब हम आगे 2 महीना 3 महीना कैसा माहौल बनता है वो देखेंगे, तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि वो माहौल हमारे फेवर में जाएगा, वो माहौल लोअर इन्फ्लेशन के फेवर में जाएगा, वो माहौल रेट कट के लिए माहौल को और अ, अनुकूल बनाएगा। तो अ, वैसा यदि होता है तो 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हम दिसंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज आपने देखिए कि एफटी रसेल बॉन्ड इंडेक्स जो है उसमें भी इंडियन बॉन्ड्स को आज उनके इमर्जिंग बॉन्ड मार्केट इंडेक्स में इंक्लूड कर लिया गया है। तो जेपी मॉर्गन के बाद ब्लूमबर्ग के बाद अब एफटी रसेल, और हमने कल जिस तरह का पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखा, जो एक पॉजिटिव मैंडेट बीजेपी को मिला हरियाणा में, उससे लगता है कि गवर्नमेंट की जो रिफॉर्म पुश है वो और स्ट्रांग हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आगे चलकर और भी जो इंडेक्स प्रोवाइडर्स है जैसे बार्कलेज है या ब्लूमबर्ग के जो और बड़े वाले इंडेक्स है उनमें भी भारतीय बॉन्ड्स का इंक्लूजन हो जाएगा, तो वो भी एक फिक्स्ड इनकम मार्केट को सपोर्ट देगा। फेड की रेट कट मैंने जैसे लास्ट समय भी आपको बताया था कि चाहे फेड अगले मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट रेट कट करे या 50, कुल मिला के इस रेट कट साइकिल में वो 200 से 250 बेसिस पॉइंट्स रेट कट की बात करें। सो मेरे ख्याल से आगे रास्ता खुला है, लेकिन दिसंबर में हम 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं आज की पॉलिसी के बाद। चलिए, अब इस पूरे सिनेरियो में कहाँ पे निवेश के मौके बनते हैं फिक्स इनकम में, वो तो आपसे हम जानेंगे ही मंत्र जी, लेकिन चलिए लोन पर कुछ बातचीत कर लेते हैं। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के बारे में बात हो, अपर्णा, या एनबीएफसीज को लेकर बात हो, गवर्नर साहब थोड़े से सख्त तेवर में इनके खिलाफ नज़र आते हुए हमें दिखाई दिए हैं, जहाँ पर ये जो है ग्रोथ को चेज़ कर रहे हैं और धड़ल्ले से जो है वो लोन बांट रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक चिंता है आरबीआई के लिए, और ये बात आज एक बार फिर से अपर्णा स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। बताएं। थैंक यू कविता। इट इज वेरी गुड कि फाइनली गवर्नर साहब ने एक स्टैंड लिया। सो ऑल दीज वाइल देयर वेर इतने एप्स बैन किए, इतने एनबीएफसी पे देयर इज अ चेक, देयर इज अ बैलेंस, बट नाउ देयर इज अ वेरी क्लियर स्टैंड दैट आरबीआई इज कीपिंग एन आई ऑन देम। एंड ये जो एनबीएफसी के रेकलेस अनसिक्योर्ड लोन का जो लेंडिंग चल रहा है उस पे यू नो दैट द बिग डैडी इज कीपिंग एन आई ऑन यू। सो इट इज हाई टाइम। बट लाइक आई सेड, ये जो आज का जो पॉलिसी उन्होंने मतलब कुछ भी चेंज नहीं किया, इन अ वे इट इज वेरी गुड, बिकॉज ये जो नेक्स्ट वाला जो क्वार्टर है, यूजुअली देखा गया है कि एक तो हमारे यहाँ शादी का सीजन होता है, काफी सारे त्योहार होते हैं, सो देर इज अ डिमांड फॉर पर्सनल लोन, एंड काफी लोग होम लोन लेके अपना प्रॉपर्टी ये टाइम पे रजिस्टर करना चाहते हैं। सो यू बी प्लीज केयरफुल कि अगर आपको ये अफोर्ड आप कर सकते हो, आपको ये चीजें अभी ठीक लगती है, तभी जाके लीजिए। ये कोई भी लोन मत लीजिए विद दिस एक्सपेक्टेशन कि दिसंबर में रेट गिरने वाला है। सो यू हैव टू गो विद एन असम्पशन कि आज जो रेट में साइन कर रही हूँ वही या कर रहा हूँ वही रेट मुझे पूरे टेन्योर में भरना। हो सकता है कि इसके ऊपर जाए, बट नीचे जाने के एक्सपेक्टेशन पे कोई लोन ना ले। एंड ये जो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन वंस अगेन, एनबीएफसी is a huge big positive move. There is a lot of cleaning up that is needed, and responsible lending and very dutiful repayment, both are at the need of the hour. Kavita. बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये कर्जदार के पहलू से भी समझना है बीच में, क्योंकि हमने लोगों का रुझान और कर्ज लेने को लेकर जो उनका बेधड़क रवैया है अपर्णा, उसमें तो हमने आंकड़े भी यही बात कह रहे हैं कि लोगों का रुझान अनसिक्योर लोन की तरफ बहुत धड़ल्ले से बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन अब एक ऐसा समय है जहाँ पर त्योहार भी हैं, जहाँ पर आरबीआई ने चिंता भी जताई है। आप अगर एक उपभोक्ता हैं, अगर आप एक कंज्यूमर हैं, अगर आप एक बोरोवर हैं, तो किस तरह से आपको अपने बिहेवियर पर भी वक्त आ गया है कि थोड़ा सा अंकुश लगाना चाहिए। अपर्णा, हमने इस बारे में बहुत सारी बातें की और हर वक्त हम यही बातें करते हैं, क्योंकि आपके पास विकल्पों की कभी कोई कमी नहीं होगी। और यू हैव टू डू इज जस्ट अंडरस्टैंड कि आपके लिए कितना काफ़ी है, और उसके मुताबिक आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजंस और ख़ासतौर से कर्ज को लेके अपने जो फैसले हैं वो आगे लेने चाहिए। अपर्णा। नो, यू आर राइट। हमने कई बार वही बात किया है। अभी लाइक आई सेड,
This is the season for personal loan, this is the season for home loan. So personal loan जो ले रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता है आपका क्या एलिजिबिलिटी बैठता है, आपको अंदाजे में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट के बैंड में आपको लोन मिल सकता है. एंड प्लीज मेक श्योर कि अगर आप 3 साल, यूजुअली पर्सनल लोन इज 3 years, मैक्सिमम इज 5 years, तो आप वो पूरा एक स्केड्यूल बनाइए. आप देखिए कि आपके पर्सनल आज के हालात नेक्स्ट 5 years ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को सपोर्ट करती है या नहीं, तब जाके आप लोन लीजिए. क्योंकि ये जो है ये रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म का कुछ गोल अचीव करने के लिए है, बट जो लोन रीपेमेंट करना है वो आपको लंबे टाइम तक आपको लोन देना है. सो आपका जो कैलकुलेशन होगा वो एंड तक होगा. बात जब होम लोन की आती है तो वो मैग्नीट्यूड और बढ़ता है, बिकॉज आप जो लोन लेते हो वो अमाउंट भी बड़ी होती है, प्लस ऑल्सो द टेन्योर इज लॉन्गर. सो आपका जो डिसिप्लिन है टुवर्ड्स रीपेमेंट, इट हैज टू बी कंसिस्टेंट. ऐसा नहीं कर सकते कि मैं 3 महीना दूंगा उसके बाद रेट कम होगा, फिर मैंने ये सोच के लोन लिया था. नो, नोबडी इज गोइंग टू लिसन टू दिस. सो यू टेक लोन ओनली इफ यू नीड द लोन. Take loan only if you can afford the loan. Otherwise, in this current scenario, it is advisable not to get into liabilities which are not necessary. Kavita. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. चलिए, तो लोन की बात एक तरफ हम रख देते हैं. उसके अलावा अब बात आती है फिक्स्ड इनकम में पैसे लगाने की. तो महेंद्र सर, पिछली बार जब बातचीत हुई थी तब भी हमने बातचीत को इसी संदर्भ में सामने रखा था कि क्या ये आखिरी मौका है फिक्स्ड इनकम के ऊंचे ब्याज दरों में पैसे लगाने का. क्या अब भी ये सवाल वाजिब है? क्या मैं अभी आपसे ये सवाल पूछ सकती हूँ, क्या ये वाकई आखिरी मौका है कि अब इसके बाद भी मौके बनते हुए दिखाई देंगे? नहीं, जैसा कविता जी हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया कि फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करने का मौका तब भी था, और उसके बाद हमने देखा कि फिक्स्ड इनकम फंड्स में बहुत अच्छे रिटर्न आए हैं. कुछ कुछ बॉन्ड फंड्स है उसमें 1 साल के रिटर्न अभी 10% को भी छू रहे हैं. लेकिन आज हम उस दिन बात करें जब आरबीआई ने पहला संकेत दिया है कि शायद पॉलिसी दरों में कमी होना शुरू हो. सो मेरे ख्याल से तो अभी बहुत लंबा रनवे है. अभी तो हमने टेक ऑफ भी नहीं किया है. जो आप फेड को देखें तो फेड 0% से 5.5% तक गया. उन्होंने अभी सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट्स रेट कट किया है, और फेड बात कर रहा है कि वो शायद 3% तक जाएंगे. तो मुझे लगता है जो पूरा 2025 का माहौल है वो सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट्स की तरफ रहेगा. तो अपॉर्चुनिटी अभी भी है. ये बात अलग है कि काफी कुछ मार्केट में प्राइसिंग हो गया है. सो जैसे 10 ईयर यील्ड थी वो हाई में 760 तक गया था, उसके बाद 7 क्वार्टर पे काफी टाइम था, अभी 675 आ गया. तो लॉन्ग एंड जो है वहां पर काफी कुछ मार्केट ने प्राइसिंग कर लिया है. तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि मार्केट तो एक्सपेक्टेशन में मूव करता है. तो यदि मार्केट आज काफी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कब होंगे, तो वो काफी कुछ उन्होंने प्राइसिंग किया. लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी है. और दूसरी जो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी जो मुझे पर्सनली बहुत स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी लगती है कि हमारे क्रेडिट ग्रोथ जो है बहुत अच्छा रहा है लास्ट 1 साल में. तो उसके कारण हमारे सिस्टम में थोड़ी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थी, और क्रेडिट ग्रोथ अच्छा होने के कारण जो कॉर्पोरेट बॉन्ड स्प्रेड्स है वो काफी अट्रैक्टिव है अभी. और जो स्पेशली 3 से 5 साल वाला कॉर्पोरेट बॉन्ड सेगमेंट है वहां पर अभी यील्ड कर्व इन्वर्टेड है. इन्वर्टेड का मतलब हुआ कि जो 3 साल के कॉर्पोरेट बॉन्ड है उनकी यील्ड 5 साल के कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड से ज्यादा है, और 10 साल के बॉन्ड से 5 साल के बॉन्ड की यील्ड ज्यादा है. तो यील्ड कर्व जो थोड़ा सा उल्टा शेप में है, नीचे की तरफ झुक रहा है. तो 3 से 5 साल के जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है वहां पे ड्यूरेशन रिस्क भी कम है, और वहां पर स्प्रेड्स बहुत अच्छे हैं. और अब जब आरबीआई का स्टांस न्यूट्रल हो गया है तो जो लिक्विडिटी है वो मेरे ख्याल से सिस्टम में इम्प्रूव होगी. और जो अभी आपने पहले भी डिस्कस किया और अपर्णा जी भी बोल रही थी कि जो लोन डिसबर्सल्स है उनकी पेस शायद कम होगी. और मैं जहाँ तक एनालिसिस किया हूँ कि इस बार जब हमको इस क्वार्टर के नंबर आएंगे क्रेडिट ग्रोथ का, तो माइक्रो फाइनेंस में, पर्सनल लोन में काफी तेजी से हमको गिरावट दिखेगी. कुछ एनबीएफसीज का जो एसेट ग्रोथ है वो शायद थोड़ा सा निगेटिव भी दिखे. तो जब क्रेडिट ग्रोथ स्लो डाउन होगा, आरबीआई ज्यादा अकोमोडेटिव हो जाएगी, तो उस समय ये जो 3 से 5 साल का कॉर्पोरेट बॉन्ड सेगमेंट है उसमें हमको लगता है कि काफी अच्छा
करेक्शन आ सकता है और यील्ड कर्व वापस पॉजिटिवली स्लोप हो सकता है। तो उस केस में मुझे वो सेगमेंट में लगता है कि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो 3 से 5 साल के कॉर्पोरेट बॉन्ड में जो डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं और उसके अलावा जो आरबीआई की रेट कट होगी तो ड्यूरेशन की जो इम्पैक्ट होगी उसके लिए जिसके पास रिस्क एपेटाइट है वो गिल्ड फंड में जो लॉन्ग टर्म गिल्ड फंड है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर के लिए अभी भी मौका है और एक बास्केट बना सकते हैं कि लंबे ड्यूरेशन के गिल्ड फंड्स और 3 से 5 साल वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन में एक सर्टेन रेशियो में डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट एक अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा जो डेट ऑप्शन में शायद बहुत अच्छा रिटर्न बाकी ऑप्शंस के कंपैरिजन में देगा। ऑलराइट महेंद्र सर, तो फिलहाल टाइम है निवेशकों को एसेट एलोकेशन को फॉलो करने का। और हाँ, डेट में फिक्स्ड इनकम में अगर आप सहजता महसूस कर रहे हैं, निवेश बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो फिलहाल आपको मौके भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल पॉलिसी की तमाम बारीकियां जिसको काफ़ी आसान भाषा में महेंद्र सर आपने और अपर्णा आपने जिन्होंने समझाया हमारे दर्शकों को, आने वाले वक्त में बहुत जल्द आपसे और मुलाकात होने वाली है। न सिर्फ ब्याज दरें घटने के चलते हम बातचीत करेंगे, बल्कि निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में कहाँ पे रीबैलेंस करने का वक्त आ चुका है, किस तरह के एसेट क्लास में रुझान बढ़ाने का वक्त आ चुका है, इस पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल आज की इस चर्चा में आपने शिरकत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।